2017 में साउथ अफ्रीका के पोर्ट सेंट जोन्स के पास बसे शांत गांव क्वांटिसिला में 70 साल की एंटोसुएलो ग्वान्या ने अपने 4 साल के पोते काम्वे लीली नाला को खाना खिलाया। हर दिन की तरह वो हंसते हुए बाहर खेलने चला गया। उसकी हंसी धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं लौटा। समय बीतता गया। पहले चिंता हुई, फिर बेचैनी और फिर घबराहट। पड़ोसियों ने मदद की। सभी गांव में उसे पुकारते हुए हर जगह ढूंढने लगे। फिर आया वो खौफनाक पल। एंटोसुएलो ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। बाद में एक परिवार के सदस्य ने उस भयंकर मंजर को याद करते हुए कहा, यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी रिचुअल के लिए भेड़ को काटा गया हो। एक बर्तन में लीवर रखा हुआ था और दूसरे में कटा हुआ हाथ। जो कुछ भी उस प्लेट के अंदर देखा गया, उसने वहां मौजूद हर इंसान के मन में ऐसा डर बैठा दिया जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये केस भले ही छोटा हो, लेकिन ये इतना शॉकिंग और ट्रेजिक है कि मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता था। काम्वे बस किसी भी आम बच्चे की तरह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और फिर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक और भयानक था। इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि जिसने ये सब किया उस पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहूं तो ये हर तरह से दिल को झकझोर देने वाला और हॉरिफिक मामला है। इस केस से जुड़ी ज्यादा फुटेजेस या पिक्चर्स नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि इस केस को लेकर आपकी क्या सोच है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुझे एग्जैक्ट तारीख का तो पता नहीं, लेकिन ये घटना 2017 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव क्वांटिसिला में हुई थी। काम्वे लीली नाला, जिसे प्यार से काम्वे कहा जाता था, अपनी दादी एंटोसुएलो ग्वान्या के साथ रह रहा था जब से वो सिर्फ 3 महीने का था। उसकी माँ, जो शादीशुदा थी लेकिन अभी भी पढ़ाई कर रही थी, इतनी छोटी थी कि माँ बनने की जिम्मेदारी उठा पाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने काम्वे को उसकी दादी की देखभाल में छोड़ दिया। सालों तक एंटोसुएलो ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उस दोपहर करीब 2 बजे काम्वे ने खाना खत्म किया और हमेशा की तरह बाहर खेलने जाने की जिद की। हर दिन की तरह उसने अपनी दादी से परमिशन ली और बाहर खेलने चला गया। वो कभी दूर नहीं जाता था और आमतौर पर जल्दी वापस आ जाता था। उसकी दादी का कहना था कि वो बहुत खुश मिजाज बच्चा था, चंचल, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। लेकिन जैसे ही घड़ी 3 बजे के करीब पहुंची, एंटोसुएलो को बेचैनी होने लगी। वो बाहर निकली और उसे आवाज लगाई, लेकिन काम्वे कहीं नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो पास के रिश्तेदारों के घर चला गया होगा, लेकिन जब वहां पे कोई सुराग नहीं मिला तो चिंता घबराहट में बदल गई। परिवार के लोग इकट्ठा होने लगे और जैसे जैसे काम्वे का नाम पुकारने पर कोई जवाब नहीं आया, उनकी चिंता डर में बदलने लगी। शाम होते होते काम्वे की गुमशुदा की सूचना गांव के मुखिया को दे दी गई। जल्द ही पूरा गांव इस तलाश में जुट गया। लोग रात भर गांव के कोने कोने में ढूंढते रहे, यहाँ तक कि शहर के बॉर्डर के बाहर भी खोज जारी रही, लेकिन काम्वे का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। बेबसी अब खौफ में बदल चुकी थी। एंटोसुएलो की बहन ने डर के मारे उससे कहा कि उसे 30 साल के मंडीसी ग्वाना के घर जाकर देखना चाहिए, जो उनके ही परिवार का सदस्य था। वो मंडीसी पर कभी भरोसा नहीं करती थी। मंडीसी सिर्फ 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। इससे पहले वो बॉक्सबर्ग जेल में हत्या के आरोप में 7 साल की सजा काट चुका था, लेकिन उसके इस आपराधिक अतीत के बावजूद परिवार ने उसे फिर भी अपना लिया था। एंटोसुएलो ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। वो एक गाड़ी के डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप में काम करता था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है। कम से कम सबको तो यही यकीन था। लेकिन आधी रात के करीब 2 बजे डर और बेचैनी के बीच एंटोसुएलो कांपते हुए मंडीसी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने जोर से फिर से खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। शक और गहरा होने लगा और घबराहट में उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। जो उसने अंदर देखा वो उसकी आत्मा तक हिला देने के लिए काफी था। कमरे के अंदर खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की बलि दी गई हो। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गई, उसे अपने बेटे का कटा हुआ हाथ और मांस के टुकड़े दिखे। मंडीसी वहीं खड़ा था, बिना किसी पछतावे के। उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और फौरन कबूल कर लिया कि उसने उसका मांस खा लिया था। एंटोसुएलो की चीखें निकल गई। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। लोग दौड़कर घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, सदमे में थी, कांप रही थी और जमीन पर गिर पड़ी।
अब वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, पुलिस। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जो देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से भी बुरा था। कामवे के टुकड़ों में बटा शव जमीन पर बिखरा पड़ा था, जैसे किसी बलि के लिए उसको काटा गया। उसके शरीर से खाल को अलग कर दिया गया था। सिर को काटकर उसे अलग अलग 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और उसकी खोपड़ी से पूरी तरह मांस को साफ कर दी गई थी। उसकी आंखें निकाल ली गई थी। ये एक ऐसा सीन था जिसे जिसने भी देखा वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। कामवे के दिमाग के बचे हुए हिस्से एक नमक के डिब्बे के पास पड़े थे। उसका लिवर एक कटोरे में रखा था और उसकी बाकी अंग जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। मंडीसी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने बिना किसी झिझक के कबूल कर लिया कि उसने कामवे का खून पिया और उसका दिल और दिमाग खा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडीसी नशीली चीजें ले रहा था और उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो भी उस घर के अंदर गया, उसने जो देखा वो जिंदगी भर उसे डरावने सपने की तरह सताता रहेगा। मंडीसी ग्वानिया को 1 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रखा गया क्योंकि उसके लिए कानूनी सहायता मिलना मुश्किल हो गया था। कोई भी उसका केस लड़ना नहीं चाहता था। जब उसे सरकारी वकील दिया गया तब भी उसके वकील कोर्ट में पेश नहीं होते थे। इस बीच गांव में गुस्से की लहर फैल चुकी थी। रोमन कैथोलिक जूनियर सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि मंडीसी को जमानत न दी जाए। यह विरोध जल्दी ही और बढ़ गया जब गांव के लोग, पोर्ट सेंट जोन्स के काउंसिलर और पोर्ट सेंट जोन्स हाई स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल हो गए। इलाके के लगभग हर शख्स ने एक पेटिशन पर सिग्नेचर किए, जिसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया। इसमें साफ तौर पर मांग की गई कि मंडीसी के लिए किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। मेमोरेंडम में यह भी साफ किया गया कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो ये देश में कानून की अनदेखी करने जैसा होगा। इसमें कहा गया कि कोर्ट को एक सख्त मैसेज देना चाहिए कि इस तरह के बेरहम हत्यारों को किसी भी तरह से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। स्थानीय स्कूल के बच्चे डर और सदमे में थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मंडीसी को रिहा किया गया तो वो उनको भी खा सकता है। क्योंकि मंडीसी ने कानूनी सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए उसे कोर्ट में पेश होते होते 1 साल लग गए। कोर्ट में उसने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, बल्कि सीधे शब्दों में कहा कि वो अपने सभी अपराधों को स्वीकार करता है। उसे किसी वकील की जरूरत नहीं है और न ही वो जमानत चाहता है। उसने साफ कर दिया कि उसे वकीलों पर कोई भरोसा नहीं है और इस मामले में उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। हालांकि उसका ये बयान ये दिखाता था कि वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन उसने एक परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या उसे कभी जेल से रिहा किया जाना चाहिए था? बहुत से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या साउथ अफ्रीकन जेलों में कैदियों को रिहा करने से पहले सही तरीके से मेंटल हेल्थ की जांच की जाती है। पीपल्स हेल्थ मूवमेंट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे जेलों में इस तरह की मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। उनका कहना था कि जेलों में कैदियों के रिहेबिलिटेशन की सही प्रक्रिया मौजूद नहीं है। अधिकारी भले ही ये दावा करें कि वो कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच करते हैं, लेकिन असल में ये प्रक्रिया इफेक्टिव नहीं है। अगर कोई कैदी जेल में है और उसे मेंटल हेल्थ की सहायता चाहिए तो उसे खुद अपील करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इस इशू को उठाना चाहिए और कैदियों को रिहा करने से पहले उनका मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह जांचना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार मुजरिम जेल से बाहर आने के बाद और बड़ा अपराध कर देते हैं। मंडीसी को जेल से बाहर आए सिर्फ 1 महीना हुआ था और उसने इतनी भयानक वारदात को अंजाम दे दिया। आखिर में साइकेट्रिक एवोल्यूशन में यह साबित हो गया कि मंडीसी मानसिक रूप से अनफिट था और उस पर मुकदमा नहीं चल सकता था। यहां तक कि कोर्ट में भी उसकी हालत अजीब थी। एक मौके पर उसने कहा कि उसे लगता है कि उसकी मां है, लेकिन अब वो इस बात को लेकर भी पक्का नहीं है। भले ही उसने खुद को दोषी मानते हुए जेल में सजा काटने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसे जेल भेजने के बजाय एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, और जहां शायद उसे अपनी बाकी की जिंदगी भी बितानी पड़ेगी। इस केस को किसी भी एंगल से देखा जाए ये एक भयानक अपराध है, और इसी वजह से मैंने इसे आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।